जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और पूरे YouTube पर सबसे हट कर ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री का MCQ देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक से। क्वेश्चन बैंक जैसा कि आप लोगों को पता है खुद JCERT की पर्सनल बुक होती है। JCERT ने खुद एक पर्सनल बुक लॉन्च किया था क्लास 12 के लिए, जिसको उन लोगों ने नाम दिया था क्वेश्चन बैंक। और यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन देखते होंगे कि आप लोगों का जो मंथली टेस्ट होता था वहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी भिड़ता था। तो हमने क्या किया है, एक कंप्लीट वीडियोस बनाया है MCQ के लिए। हिस्ट्री में लगभग आप लोगों का 15 चैप्टर है। इन 15 चैप्टर का केवल एक ही वीडियो में सॉल्यूशन आपको दिखा दिया गया है। आप लोगों को कम से कम वीकली याद रखिए, आप लोग कम से कम वीकली इस वीडियो के एक बार रिवीजन जरूर कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा आपके फाइनल एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरा सेकंड चैनल है, एक अपडेट चैनल है जहाँ पर आप लोगों को हर एक अपडेट पहले मिलती है। इस चैनल पे मैंने ये वीडियो इसलिए डाला है ताकि वहाँ पर मिक्स ना हो जाए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पहले से अपलोड हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वीडियो डाल दिया ताकि आप सबसे अलग आकर के अपनी प्रैक्टिस कर सको सप्ताह में। तो एवरी वीक, एवरी सप्ताह, हर एक सप्ताह आपको आकर के इस वीडियोस को देखनी है। कोशिश करूँगा हर एक विषय का एक एक वन शॉट वीडियो में इसमें डाल दूँ। ठीक है, आप लोगों को कौन कौन से सब्जेक्ट के चाहिए हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है प्रैक्टिस के लिए। पहला सवाल है आपका कि भारतीय पुरातत्व का जो पिता है वो किसको कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज की गई। तो यहाँ पे किया गया था, सर्वप्रथम हड़प्पा का ही खोजा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। यानी हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर जो दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है, तो वो हो जाएगा आपका लोथल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपका सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र कौन था। राइट आंसर हो जाएगा आपका चनहुदड़ो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर है, हड़प्पा सभ्यता के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, कह रहा है लोथल कहाँ स्थित है, आपको बतानी है। अब ये जो लोथल है ये कहाँ पे है, गुजरात में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। अब ये जो हड़प्पा है ये वो रावी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था। तो ये कर्नाटक से प्राप्त होता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो ये मिला है आपका लोथल से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि हड़प्पा सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। तो चीन के साथ नहीं था, बाकी मेसोपोटामिया, अफगानिस्तान और ईरान के साथ था इसका संबंध। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कहा गया है कि जुते हुए खेत के प्रमाण जो है वो कहाँ से मिले हैं। तो जुते हुए खेत के प्रमाण आपके कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कहा गया है कि हड़प्पा वासियों को लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था। तो ये प्राप्त होता था सोर्तगोई से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है आपसे कि क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। ये हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 की हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी। तो ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी किस राजा को कहा गया। तो ये कहा गया था अशोक को। किसको कहा गया था, अशोक को। बौद्ध और जैन धर्म ग्रंथों में कितने महाजनपद का उल्लेख किया गया है। तो 16 महाजनपद का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कहा गया है कि मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी। तो ये थी आपका राजगृह में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आपका इंडिका किसकी रचना है। अब ये जो इंडिका है ये मेगास्थनीज की रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं हम, द्वितीय नगरीकरण के नगरों को क्या कहा जाता है।
सही जवाब हो जाएगा आपका लौह योगीन नगर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रास्ती की रचना किसने किया है। तो ये क्या है आपका हरिसेन ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है आपका भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा गया है। तो भारत का नेपोलियन जो कहा गया है वो समुद्रगुप्त को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, कहा गया हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे। तो ये जो थे ये वानभट्ट थे। नेक्स्ट है आपका अशोक की धम्म लिपि क्या थी। तो ये थी ब्राह्मी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था। तो ये किया था अजात शत्रु ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका किसके अभिलेख में भूमि दान का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है प्रभावती गुप्त के अभिलेख में। अगले सवाल पे आते हैं कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया। तो ये किया था अशोक ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका अगला सवाल कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, आपको बताना है। तो ये जो है विशाख दत्त की रचना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने करवाई थी। तो ये करवाया था रुद्रा दामन ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सवाल आपका कि संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो यहाँ पर जो कुल शब्द का प्रयोग किया गया है वो परिवार के लिए किया गया है। महाभारत की रचना किसने किया है, आपको बतानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। तो वेद व्यास ने किया है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था। तो ये चला था 18 दिनों तक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका महाभारत कालीन समाज का स्वरूप कैसा था। तो ये था प्रीत सत्तात्मक, ठीक है। मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है। 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। नेक्स्ट है आपका दुर्योधन की माँ कौन थी, आपको बतानी है। तो ये थी गांधारी, कौन थी, गांधारी थी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगले सवाल पे, कह रहा है आपसे कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। तो मानव के जो संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। ये हुई थी आपकी संस्कृत भाषा में। नेक्स्ट है पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या कितनी है, 18 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं, महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है, यानी महाभारत का जो फारसी अनुवाद था उसका नाम बताना है आपको। तो रज़्मनामा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। मृच्छकटिकम के लेखक का नाम कौन है। तो शूद्रक, मृच्छकटिकम का लेखक कौन है, शूद्रक है। सांची मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, आपको बतानी है। तो सांची जो है स्थित है, उस जगह का नाम बताइए। तो रायसेन में है, कहाँ पर है, रायसेन में स्थित है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 2 नंबर है, महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, आपको बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये हुआ था लुबनी में। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी आपका बोध गया में, जिसको आप गया जी कर दिया गया। हो सकता है कि आपके ऑप्शन में गया जी लिखा हो, तो आपको गया जी का आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है। अब ये जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे, कह रहा है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध जो है वो किस धर्म से है। तो इनका संबंध जो है वो जैन धर्म से है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका महावीर स्वामी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पे, कहा गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था, सारनाथ में। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, ये बताना है आपको। तो सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन के जनक कौन है। तो वाशबन्ना, ठीक है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था। तो उनके बचपन का नाम था वर्धमान, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं, हमारा अगला सवाल है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचार्य, ठीक है। अगला सवाल है आपका कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के काल में हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ था वो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे। तो गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे वो थे आपके आनंद एवं उपाली कश्यप थे, सरिय पुत्र एवं गोधरा लायन, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट सवाल है आपका कि पुराणों की संख्या कितनी है। अब ये जो पुराणों की संख्या है वो कितनी है, 18 है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हीनयानी पुस्तकें किस भाषा में लिखी गई हैं, तो हीनयानी पुस्तकें जो लिखी गई है वो पाली भाषा में लिखा गया है। अगले सवाल पे आता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो ये हुआ था निरंजना नदी के किनारे, ठीक है। और किस पेड़ के नीचे, कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर कर बताइए। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कहाँ पे हुआ था, तो तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन हुआ है वो पाटलिपुत्रा में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है, तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। कहा गया है कि महावीर स्वामी की मृत्यु जो है वो कहाँ पर हुई है, तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई है वो हुई है आपका पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि किसके शासन में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान संप्रदायों में हो गया था, तो कनिष्क के शासनकाल में ये दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान और महायान संप्रदाय में। हमारा अगला सवाल है कि अलबरूनी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो अलबरूनी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका ख्वारिज्म में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अलबरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किस भाषा में की थी, तो अलबरूनी ने जो रचना किया था वो किस भाषा में किया था, अरबी भाषा में किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अलबरूनी किस भाषा के जानकार नहीं थे, यानी इनको कौन सी भाषा नहीं आती थी, तो उनको यूनानी भाषा नहीं आती थी, बाकी सीरियाई, संस्कृत, फारसी सब आता था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि इब्ने बतूता ने किस पुस्तक की रचना की थी, तो इब्ने बतूता ने जो पुस्तक की रचना किया उसका नाम था रिहला। कभी कभी उल्टा पूछता है, पूछ लेगा आपका रिहला की रचना, रिहला जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, तो इब्ने बतूता के द्वारा। इब्ने बतूता सिंध कब पहुंचा था, तो इब्ने बतूता जो सिंध पहुंचा था वो पहुंचा था 1333 में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि इब्ने बतूता ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी, तो ये जो भारत की यात्रा किया था ये 14वीं शताब्दी में किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि बर्नियार ने शिविर नगर किसे कहा है, तो बर्नियार ने जो शिविर नगर कहा था राजधानी को कहा था, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्रांसिस बर्नियार कहाँ के निवासी थे, अब ये जो निवासी थे ये थे फ्रांस के निवासी थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है किसने लाहौर में 12 वर्षीय बालिका को सती होते देखा था, किसने देखा था, तो बर्नियार ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इब्ने बतूता के अनुसार ताराबाद किस प्रकार का बाजार था, तो ये था गाने वाले व्यक्तियों का बाजार था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि किस यात्री को मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है, तो कौन से यात्री को कहा जाता है, तो मार्को पोलो को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि किस विदेशी यात्री ने भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किया है, तो कौन से ऐसा विदेशी यात्री था, तो अलबरूनी था। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि किस विदेशी यात्री ने भारत के डाक प्रणाली और संचार प्रणाली व्यवस्था का वर्णन किया है, तो कौन किया है, इब्ने बतूता ने किया है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इब्ने बतूता ने राजदूत के रूप में किस देश की यात्रा की थी, तो वो किया था चीन का, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका उलूक डाक व्यवस्था किसका प्रयोग किया जाता था, उलूक डाक व्यवस्था में जो है घोड़े का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर डी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हम लोग जो क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस लगा रहे हैं इसमें लगभग हर चैप्टर में 15 ही सवाल आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है, लेकिन आपके मन में सवाल उठ रहा होगा क्या एक चैप्टर से सिर्फ 15 ही सवाल ऑब्जेक्टिव होते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने एक ई बुक तैयार किया है जिसमें हर चैप्टर में आपका 1 से लेकर के 100 क्वेश्चन तो कंपलसरी रहता ही रहता है। किसी किसी चैप्टर में 200 भी एमसीक्यू बनकर क्वेश्चन निकल कर आ गया है और किसी किसी में जो है लगभग 150 क्वेश्चन भी देखने को मिला है। तो अगर आप लोग ई बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर आपको फ्लैश कर रहा है उस पर आपको जाके बोलना है कि हमें जो है हिस्ट्री का ई बुक चाहिए, हमें ज्योग्राफी का ई बुक चाहिए, हमें जो है इकोनॉमिक्स का ई बुक चाहिए। तो जिसका भी आपको ई बुक चाहिए वहाँ पे आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर का, और एक चैप्टर का आपको वहाँ पे 3 रुपया जो है पे करना होता है, ठीक है। तो आपको जितने चैप्टर्स चाहिए, जिन चैप्टर्स चाहिए वहाँ पे बता करके आप अपने चैप्टर के अनुसार अपना ई बुक ले सकते हैं और अपना प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। ई बुक में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो 1 लाइनर मिलेगा, जैसे प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी, तो यहाँ पे इस तरह से उत्तर लिख करके डायरेक्ट आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। जैसे इसका आंसर यहाँ पर क्या है, दक्षिण भारत, तो यहाँ पे आपको दक्षिण भारत लिखा मिलेगा। तो इस तरह से ई बुक तैयार किया गया है जो जिससे आप डायरेक्ट अपना फास्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनको लेना होगा वो हमारे नंबर पे संपर्क करके अब हमारे टीम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो पहला सवाल था हमारा, कह रहा था प्रारंभिक भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई थी, तो ये हुआ था आपका दक्षिण भारत से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उस भक्ति परंपरा को बताइए जिसने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, तो क्या हो जाएगा, लिंगायत।
क्या हो जाएगा, लिंगायत, ऑप्शन नंबर बी। पद्मावत किसकी रचना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो मलिक मोहम्मद जैसी की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, अगला सवाल है, अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं निर्गुण। क्या कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, ठीक है। तो अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना करने वाले भक्तों को क्या कहते हैं? तो इन भक्तों को निर्गुण कहा जाता है, याद रखना है। प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो प्राचीनतम भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया था अलवार और नयनार ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुरु नानक का जन्म जो है वो कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म हुआ था आपका 1469 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विट्ठल को भगवान के किस अवतार के रूप में जाना जाता है? तो जहाँ विष्णु के रूप में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अलवरों के द्वारा रचित प्रमुख संकलन कौन था? तो इसके द्वारा रचित जो प्रमुख संकलन है वो है नलियारा द्विप्रबंधम। नेक्स्ट है आपका कि पीर का अर्थ जो है वो क्या है, आपको बतानी है। तो पीर का अर्थ होता है आपका गुरु। पीर का अर्थ क्या होता है, गुरु होता है। गैर मुसलमानों को कौन सा धार्मिक कर देना पड़ता था? तो गैर मुसलमानों को जो धार्मिक कर देना पड़ता था वो था जजिया कर, ठीक है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो कहाँ पर है, आपको बतानी है। तो वो जो है आपका अजमेर में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो इनका जो दरगाह है वो आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में स्थित है। कबीर के दोहे का संकलित है, कबीर के दोहे का जो संकलित है वो क्या है, बीजक। कौन है, बीजक है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किसने किया है? तो असम में भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था शंकर देव ने। किसने किया है, शंकर देव ने किया है। मीराबाई का संबंध जो है वो किस राज्य से था? बहुत ही अच्छा सवाल है। मीराबाई का जो संबंध है वो किस राज्य से था वो आपको बताना है। तो इनका जो संबंध था वो राजस्थान से था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि विजयनगर के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर के जो संस्थापक थे वो थे हरिहर और बुक्का। कौन थे, हरिहर और बुक्का थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो विजयनगर का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था कृष्णदेव राय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल है आपकी कि हजारा मंदिर और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो ये हुआ था आपका कृष्णदेव राय के शासनकाल में हुआ था। तालीकोटा की लड़ाई कब हुई थी, आपको बतानी है। तो तालीकोटा की लड़ाई जो हुई थी वो 1565 में हुई थी। नेक्स्ट है अगला सवाल कि इटली यात्री निकोलो कॉन्टी किस राजा के शासनकाल में आया था? ये जो आया था ये आया था देवराय प्रथम, ठीक है, देवराय प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि विजयनगर और बहमनी राज्य के बीच संघर्ष का जो कारण था वो क्या था? तो संघर्ष का जो कारण यहाँ पर दिया गया था वो था आपका कृष्ण और तुंगभद्रा नदी का दोआब जो होता है उसके कारण हुआ था, ठीक। दोआब क्या होता है, दोआब एक तरह का जल ही होता है ना, दोआब का मतलब जल। तो तुंगभद्रा और जो कृष्णा नदी का जो जल विवाद था इसके कारण हुआ था, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि विजयनगर राज्य की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो विजयनगर राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1336 में। शालूव वंश के संस्थापक कौन है? शालूव वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम बताना है। तो वो शालूव नरसिंह, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि तुलुव वंश के संस्थापक कौन थे? तो तुलुव वंश के संस्थापक थे वीर नरसिंह। कौन थे? वीर नरसिंह थे। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि विजयनगर किस राज्य के साथ हमेशा संघर्ष चलता रहा? ये चला था बहमनी से। कहाँ से चला था? बहमनी से। नेक्स्ट है अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि अमुक्त माल यद की रचना किसके द्वारा की गई है? तो इसकी जो रचना की गई है वो कृष्णदेव राय के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका कि अमुक्त मालयद की रचना किस भाषा में की गई? तो इसकी जो भाषा थी वो थी आपका तेलुगु। तालीकोटा का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? तो ये जो लड़ा गया था ये किसके नेतृत्व में लड़ा गया था ये बताना है। तो राम राय के नेतृत्व में लड़ा गया था। बाराबोशा कहाँ के यात्री थे? अब ये जो बाराबोशा थे ये पुर्तगाल के यात्री थे। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? तो किसके शासनकाल को माना जाता है? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को माना जाता है। अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि किसे आंध्र भोज कहा भी जाता है? किसे आंध्र भोज कहते हैं वो बताना है। तो कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं ना कि कहते हैं कि भैया अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो इतना इम्पॉर्टेंट होगा ना कि क्या ही बताएं। अगर वो लोग ये पूरा वीडियो देख लेंगे ना तो गारंटी लेता हूँ कि हिस्ट्री में ना 30 में 27 नंबर उनका कोई नहीं काटेगा।
30 में 27 28 नंबर उसका यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो ये क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बैंक है। अगर आप लोग करने बैठोगे ना क्वेश्चन बैंक से तो नहीं कर पाओगे। वीडियो के माध्यम से करना चाहोगे तो चाहोगे तो एक बार डेली आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, जितने भी आपके भाई बंधु दोस्त हैं सबको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए सवाल पे आते हैं। कह रहा है अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना किया था अबुल फजल ने। किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। दूसरा सवाल है आपका कि आईना अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईना अकबरी जो है वो आपके 5 भागों में विभक्त है। कितने भागों में? 5 भागों में विभक्त है। नेक्स्ट आते हैं आपका, कह रहा है कि 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में कितने प्रतिशत लोग गांव में रहते थे? तो उस समय जो है लगभग 85% लोग जो है गांव में रहते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। कह रहा है आपसे कि मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोतों के किसानों के लिए आमतौर पर किस नाम का प्रयोग करते थे? तो ये लोग करते थे रैयत, मुजरियन, किसान, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, रबी फसल किस ऋतु में होती है ये बतानी है आपको। तो रबी फसल जो होती है वो बसंत के ऋतु में होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। कह रहा है कि मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन सी थी? तो उस समय जो चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि ये सब मुगल काल में ज़्यादा उगाया जाता था। नेक्स्ट है आपका, भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन से के रास्ते आई उसका नाम क्या था? तो ये था आपका मक्का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। कह रहा है कि 8 में 16वीं सदी में भारतीय गाँव में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वे कौन थी? तो वो था आपका मुगल, व्यापार, मुद्रा और बाजार, इनमें से सभी हो जाएगा। तंबाकू पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगा दिया था? तो किसने लगाया था? जहांगीर ने। किसने लगाया? जहांगीर ने लगाया। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो मुकदम या फिर मुखिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था आपको बतानी है। तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वो था आपका टोडरमल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है आपके आईना अकबरी अकबरनामा किस खंड से संबंधित है? तो आईना अकबरी अकबरनामा जो है वो तृतीय खंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। कह रहा है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल थी, कौन शामिल थी? ऐतिहासिक ग्रंथ हो गया, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज हो गया, उस कालांश में बनी इमारतें एवं स्मारक हो गया, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 पे। कहा गया है आईना अकबरी के अनुसार सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी, मतलब कितनी फसलें होती थी ये बतानी है आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम जो किया था वो किया था अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था 1526 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। रज़्मनामा के जो नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया था? तो ये जो किया गया था महाभारत का। क्वेश्चन कभी कभी उल्टा पूछता है कि महाभारत का फारसी अनुवाद का आपको नाम बताना है, तो आपको बताना होगा रज़्मनामा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म कब चलाया था? तो अकबर ने दीन इलाही नामक धर्म को चलाया था 1581 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुज़्क ए बाबरी की रचना मूल रूप में किस भाषा में किया था? तो ये जो किया था ये किया था तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में किया था। नेक्स्ट है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का जो अंतिम मुगल सम्राट था वो था आपका बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक है, याद रखिएगा। किस मुगल शासक ने हिंदुओं पर जजिया कर हटाया था? तो वो थे आपके अकबर। किसने हटाया था? अकबर ने हटाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किस समय में हुआ था? किसके समय में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका शाहजहां के समय में। मुगलकालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी? तो चित्रकला जो है वो जहांगीर के शासनकाल में फली फूली थी। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की जो रचना किया था वो किया था गुलबदन बेगम ने। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त कर दिया था? तो अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था 1563 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 12 पे। कह रहा है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अकबर नामा 3 जिल्दों में विभाजित है, तीसरा जिल्द को किस नाम से जाना जाता है?
तो ये जाना जाता है आईना अकबरी के नाम से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बादशाह नामा की रचना किसने की थी? तो बादशाह नामा की जो रचना किया था अब्दुल हमीद लाहौरी ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना कब और किसने किया? तो ये किया था सर विलियम जोन्स ने 1784 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं आपका अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो अकबरनामा का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था हेनरी वेब्रिज ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट और अगला सवाल है कि भारत में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो ये बंगाल में स्थापित हुआ था, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। कह रहे हैं 1793 ईस्वी में जब बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो बंगाल का गवर्नर था वो था आपका सर जॉन शोर। ठीक है। हमसे पहले आप लोगों को तुरंत क्विक आंसर करना, तभी आपका जो है प्रैक्टिस हो पाएगा। जोतदार कौन होते थे? अब ये जो जोतदार होते थे ये धनवान रैयत हुआ को बोला जाता था। ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो पांचवी रिपोर्ट जो है ब्रिटिश संसद में किया गया था 1813 में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि कलकत्ता में स्थित अलीपुर चिड़ियाघर की स्थापना किसने किया? तो ये किया था आपका फ्रांसिस बुकानन ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फ्रांसिस बुकानन कौन था आपको बतानी है। तो फ्रांसिस बुकानन जो था एक चिकित्सक था, यानी एक तरह का डॉक्टर था। पहाड़िया जनजाति के जीवन के प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हल को। ठीक है। नेक्स्ट है गुंजरिया क्या होता है आपको बतानी है। तो गुंजरिया जो होता है ये एक पर्वत का नाम है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि किस विद्रोह के परिणाम के रूप में संथाल परगने का निर्माण हुआ था? तो कौन सा? तो मुंडा विद्रोह। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ है? काफ़ी फेमस सवाल है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो 1855 में। मैनचेस्टर कॉटन कंपनी का निर्माण कब हुआ था? तो इस कॉटन कंपनी का जो निर्माण हुआ था 1859 में हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं कि दक्कन दंगा आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई थी? तो ये पेश की गई थी 1878 में पेश की गई थी। दमीन कोह क्या है आपको बतानी है। तो दमीन कोह जो है वो है आपका संथालों की भूमि। क्या है? संथालों की भूमि हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो गवर्नर जनरल है वो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, आपको बतानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है आपके 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था 10 मई 1857 को। 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख कारण क्या था आपको बतानी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन तो बनता ही है एग्जाम में। चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। ठीक है। यानी कि हिंदुओं में बात फैला दी गई कि गाय के चर्बी से बना है और मुस्लिमों में बात फैला दी गई कि सूअर के चर्बी से बना है। बस विद्रोह हो गया। ठीक है। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो यहाँ मंगल पांडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये दिल्ली का उस समय क्या था, शासक था। मंगल पांडे को फांसी कब दे दी गई थी? तो मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट है द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? द ग्रेट रिवॉल्ट नामक पुस्तक को लिखा था अशोक मेहता ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो रानी लक्ष्मीबाई को हम लोग छबीली भी बोलते हैं, मनु भी बोलते हैं, मणिकर्णिका भी बोलते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा, तीनों नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। हमारा अगला सवाल है कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? काफ़ी फेमस सवाल है, कई बार एग्जाम में आता है। तो वीर कुंवर सिंह, याद रखिएगा। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल भाग गया? तो कौन भाग गया था? तो ये जो भागने वाला था नाना साहब और बेगम हजरत महल। ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट है पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो पील कमीशन का जो गठन किया गया था सेना का पूर्ण गठन के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है कि मुगल बादशाह को अपदस्थ कर कहाँ भेज दिया गया था? ये हो जाएगा रंगून। ठीक है, कैद करके। रानी लक्ष्मीबाई किस शासन से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी? किस स्थान से, सॉरी, किस स्थान से वो विद्रोह कर रही थी, विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी? तो झांसी से। ठीक है। नेक्स्ट है आपका सहायक संधि की व्यवस्था किसने किया था? तो सहायक संधि की जो व्यवस्था किया था वो किया था आपका लॉर्ड वेलेजली ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो अवध में किया था बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट है हड़प्पा नीति किसने लागू किया था? तो ये काफ़ी फेमस सवाल है। ठीक है, तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति को लागू किया था।
नेक्स्ट सवाल है कि 1661 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में पुर्तगाल के शासक से कौन सा शहर मिला था? तो ये मिला था बम्बई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, औपनिवेशिक काल में उत्तर भारत में कौन सा अधिकारी होता था जो नगर में आंतरिक मामलों पर नज़र रखता था और कानून व्यवस्था बनाए रखता था? सही जवाब हो जाएगा आपका कोतवाल। ठीक है, देखिए आप लोग तो सिर्फ देख रहे हो ना, मुझे बोलना पड़ रहा है, इतनी देरों से मैं बोल रहा हूँ। सोचिए इतनी बड़ी वीडियो है तो काफ़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो आप लोग ना अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कौन से ज़िले से इस वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, गंज क्या है आपको बतानी है। ठीक है, गंज, गंज का मतलब छोटा अस्थाई बाजार। ठीक है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट 1639 में कहाँ बस गए थे? तो ये बस गए थे मद्रास में। ठीक है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था आपको बतानी है। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये हुआ था 1757 में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया? तो अखिल भारतीय जनगणना का जो पहला प्रयास किया गया था वो किया था 1872 में। कब से भारत में दशकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई थी? तो कब से बन गई थी? तो ये बन गई थी 1881 से बन गई थी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि भारतीय रेलवे की शुरुआत कब से हुई थी? तो भारतीय रेलवे की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1853 में हुई थी। नेक्स्ट आते हैं कलकत्ता में अंग्रेज़ों की किलाबंदी का नाम क्या था? तो कलकत्ता में अंग्रेज़ों की किलाबंदी का नाम था फोर्ट विलियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये किया गया था मद्रास में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, औपनिवेशिक भारत में स्टील उत्पादन कहाँ किया जाता था? तो स्टील का उत्पादन उस समय जमशेदपुर में ही होता था। औपनिवेशिक भारत के किस शहर में चमड़े की चीज़ें, ऊनी और सूती कपड़े बनते थे? बताइए। सही जवाब हो जाएगा कानपुर में। ठीक है, अंग्रेज लोग किस मौसम में को बीमारियां पैदा करने वाला मानते थे? सही जवाब हो जाएगा गर्म मौसम को। कलकत्ता शहर का निर्माण किया गया था बताइए। तो तीनों गांवों को मिलाकर, सुतातानी में, कोलकाता में, गोविंदपुर में, यानी कि तीनों को मिलाकर के कलकत्ता बनाया गया था। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर जनरल कब बना? ये बना था 1798 में। नेक्स्ट है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो 1911 में। अगले सवाल पे आते हैं, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के स्वागत के लिए बनाया गया गेटवे ऑफ इंडिया कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये किया गया था 1773 में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी कब बनाया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से भी पूछता है कि राजधानी को स्थानांतरित कब किया गया था कलकत्ता से दिल्ली? तो ये हो जाएगा 1911 में। किस वर्ष वास्को डी गामा भारत पहुंचा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। तो 1498 में। कहाँ पहुंचा था? कालीकट। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल है, फेमस सवाल है, गोपाल कृष्ण गोखले थे। एक बात याद रखिएगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको याद नहीं होता है, और जिनको याद नहीं होता ना, अगर वो ये वीडियोस को बार बार देखेंगे ना तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं उनको ये फिक्स हो जाएगा कि उनको आंसर छप जाएगा। मान लीजिए वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो देखते हैं कि एग्ज़ाम में ये वाला प्रश्न आया कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो उनको कहीं ना कहीं लगेगा कि मैंने ये वाला क्वेश्चन पढ़ा है, कहीं देखा है। जी हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले होगा। तो बार बार जब वो ये वीडियो देखते हैं, बार बार वो जो प्रैक्टिस करते हैं, हमसे पहले आंसर करने का कोशिश करते हैं, अगर उसका सही हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो फिर वो देखते नहीं मेरा ये वाला गलत हो गया, ये होगा आंसर। तो वीडियोस देखना बहुत ज़रूरी है बार बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पे। कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? ठीक है, तो अगर उसने कभी भी पढ़ा होगा तो उसको तुरंत यहाँ पे फोकस करेगा 1915 में। ठीक है, क्योंकि मैं लाल घेरा लगाता हूँ ना उसके ऊपर, तो कहीं ना कहीं उसका माइंड जो है ना उसको रीड करने का कोशिश करेगा विद्यार्थियों का। बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? तो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी 1905 में। कब किया गया था? 1905 में किया गया था। काला कानून किसे कहा गया था? तो काला कानून कहा गया था रॉयल बिल को, यानी कि कहीं कहीं पर रॉयल एक्ट लिखा जाता है। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है आपको बतानी है, तो इसका संबंध जो है वो बिहार राज्य से है। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड हुआ था आपका 4 फरवरी 1922 को। 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हो गई थी? तो 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन आरंभ किया था 1920 में आरंभ किया था।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था 1942 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया है? करो या मरो का नारा किसने दिया है? तो ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने दिया है। नेक्स्ट आता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन है? तो ये कथन है आपका सुभाष चंद्र बोस का कथन है। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे आपके चित्तरंजन दास। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये सब। अगला सवाल है आपका कि क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो ये कहा था आपका महात्मा गांधी ने। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था गांधी जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। अच्छा, एक सवाल और है यहाँ पे, देखिए 15 नंबर, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 1947 के विभाजन को जिंदा बचे लोगों ने क्या कहकर व्यक्त किया? तो यहाँ पर व्यक्त किया था मार्शल लॉ, महामारी, मारामारी, रोला या फिर हुल्लड़, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। बंगाल विभाजन कब हुआ? फेमस सवाल है, याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाएगा। बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1906 में ढाका में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव क्षेत्र का प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये लाया गया था आपका 1909 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एवं मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ था? तो ये समझौता हुआ था आपका 1916 में। हिंदू महासभा का गठन कब किया गया था? तो हिंदू महासभा का गठन किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1915 में। 1937 के प्रांतीय चुनाव के में कांग्रेस पार्टी ने 11 प्रांतों में से कितने प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी? तो राइट आंसर है इसका 7 प्रांतों में। किसमें? 7 प्रांतों में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है? बहुत ही अच्छा सवाल है, ये लिखा है मोहम्मद इकबाल ने। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब लाया था? तो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को लाया था। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब से प्रारंभ मानी जाती है? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो प्रारंभ माना जाता है 8 अगस्त 1942 से माना जाता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था मार्च 1946 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया? तो इसको मनाया था उन लोगों ने 16 अगस्त 1946 को। भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा किसने दिया था? बहुत ही अच्छा सवाल है, तो ये दिया था महात्मा गांधी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। अगला सवाल है हमारा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो चौधरी रहमत अली ने दिया था। किसने? चौधरी रहमत अली ने दिया है। नेक्स्ट है आपका कि संविधान सभा के निर्माण में कितना दिन लगा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनाने में लगा था। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? तो संविधान सभा की बैठक में जो सदस्य उपस्थित थे 210, ठीक है। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको बतानी है। तो इस समय और उस समय जो इसके अध्यक्ष थे वो थे आपके, बताइए कौन थे? सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी में आ जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन के जो सदस्य थे वो कितने थे? तो कैबिनेट मिशन के सदस्य कितने नहीं, कौन कौन थे? पैथिक लॉरेंस है, AB अलेक्जेंडर है, सर स्टॉफोर्ड क्रिप्स है, तो इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो भारत को गणतंत्र घोषित किया गया 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे, कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य थी? तो हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या 1895 ईस्वी में स्वराज के विधेयक किस निर्देशन में तैयार किया गया था? तो ये किया गया था बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में, ठीक है। भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था उसके बारे में आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो इसको प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को।
संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, सदस्यों का प्रावधान था? तो था आपका 389। भारत में कितनी रियासतें थी आपको बतानी है। तो भारत में जो रियासतों की संख्या थी 562 थी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला सवाल है आपका कि किस संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया था, मतलब किसे संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था? तो किया गया था वी.एन. राव को। किसको किया गया था? वी.एन. राव को किया गया था। तो अभी तक हम लोगों ने लगभग क्या पूरा 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक, यानी कि 15 चैप्टर का हम लोगों ने एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक के करवा दिए हैं। अब हम लोग जो है एक टेस्ट देंगे। अभी जो है आप लोगों का लगभग 40 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। उस यकीन जानिए वो जो 40 क्वेश्चन अभी आप लोग टेस्ट दोगे ना, उसमें से लगभग आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पक्का। ठीक है, तो बिल्कुल इसको स्किप मत कीजिएगा। चलिए अब टेस्ट देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, आपको बतानी है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे कि विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो विक्टोरिया टर्मिनल जो है नव गौथिक शैली का उदाहरण है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 1336 में हुई थी। कब हुई थी? 1336 में हुई थी, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में। अगला सवाल है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? कुंडल लवन में। ठीक है, 40 क्वेश्चन आप लोगों का टेस्ट हो रहा है। ठीक है, 40 में से आप कितना सही किए हैं कमेंट्स कीजिएगा सब लोग ईमानदारी से। ठीक है ना। आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। अब ये जो आयंगर व्यवस्था है वो किससे? तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे बताइए कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई, ठीक है, अस्थाई रहेगा तो उसका कमेंट कीजिए। अस्थाई वाला भी मैंने तुरंत पढ़ाया था आपको। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रगान है वो हो जाएगा आपका जन गण मन। ये भारत का राष्ट्रगान है। ठीक है, गान है, गीत नहीं है। गीत तो वंदे मातरम हो जाएगा, गान बोला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आईना अकबरी की रचना किसने किया है? तो आईना अकबरी की रचना किया था अबुल फजल ने। ये सब आपका पहले पढ़ा चुके हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपका आ चुका है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे आपको बताना है। गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे कह रहा है कि अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? तो यहाँ पर जो प्रांतों का जो उल्लेख किया गया है वो 5 प्रकार के प्रांतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? तो भारतीय संविधान का जो संसदीय प्रणाली है वो कौन से देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? देखिए मैंने बताया ना, फूट डालने वाला। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सही जवाब हो जाएगा आजाद शत्रु ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो संस्थापक थे ए.ओ. हुयूम थे। ठीक है, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता समाज का स्वरूप क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का जो स्वरूप था वो था मातृसत्तात्मक। हाँ, पितृसत्तात्मक। क्या था ये बतानी है आपको। तो मातृसत्तात्मक। धम्म नीति की शुरुआत किसने किया था? तो धम्म नीति की जो शुरुआत किया था वो किया था आपका अशोक ने। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ है? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ है आपका 1911 में। ठीक है, जीतल क्या था? जीतल जो है वो क्या था? तो सिक्का था। ठीक है, पलासी की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पलासी की लड़ाई लड़ी गई थी 1757 में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं महाभारत की रचना किसने किया है? तो महाभारत की जो रचना किया है वो क्या है? वेद व्यास ने। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए। आईना अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो आईना अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 5 भागों में विभाजित किया गया है आईना अकबरी को। ठीक है भाई, आइए। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? ये हो जाएगा पंपा देवी। दमिनकोह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो संथाल परगना क्षेत्र। नेक्स्ट आते हैं। भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया? तो फ्रांसवा बर्नियर ने। बंगाल का विभाजन कब हुआ था आपको बतानी है। तो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में। फेमस सवाल है, हर बार एग्जाम में आता है। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई? ठीक है, तो इसकी स्थापना मद्रास में हुई थी। ये जो आप टेस्ट दे रहे हो ना, यहाँ से 10 क्वेश्चन फिक्स है आपके एग्जाम में। ठीक है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? सही जवाब हो जाएगा आपका हैदराबाद को। ठीक है,
अगले सवाल पे आते हैं कि भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है। तो भारत का जो अंतिम वायसराय माना जाता है लॉर्ड माउंटबेटन को माना जाता है। ठीक है भाई। आइए अगले सवाल पे आते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया है। करो या मरो का नारा किसने दिया है। तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है। काला कानून किसे कहा जाता है बताइए। तो काला कानून रॉयल एक्ट को कहा जाता है। भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे। तो भारत आने वाले जो पहले यूरोपियन थे पुर्तगाली थे। ठीक है। अगले सवाल पे आइए। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि मुगल कालीन चित्रकला किसके शासनकाल में चरमोत्सव पर पहुंची। तो जहांगीर के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है। ये जो त्रिपिटक है ये कौन से धर्म से संबंधित है आपको बतानी है। तो बौद्ध धर्म से। कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था। तो कैप्टन हॉकिंस जो आया था वो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ है। तो गार्विन इंटर पैक्ट यानी समझौता कब हुआ है। तो ये हुआ है आपका 1931 में। 1857 के विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था। तो मेरठ से आरंभ हुआ था, सबको पता है। नेक्स्ट है नैनार संत पूजा करते थे। तो नैनार संत जो है वो पूजा करते थे शिव की। डांडी किस राज्य में स्थित है। तो डांडी जो है वो कौन से राज्य में है। तो गुजरात में है, जहाँ पे नमक क्रांति हुआ था, सबको पता है। नेक्स्ट आते हैं जजिया किसने लिया। जजिया किससे लिया जाता था। तो जजिया कर जो टैक्स होता था वो किससे लेते थे बताइए। व्यापारियों से, सैनिकों से, बुद्धिजीवियों से या धिमियों से। तो धिमियों से। ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है। खारवेल से। ठीक है। कहाँ में, खारवेल से। तो दोस्तों ये था 40 आप लोगों का टेस्ट में आपने 40 में से कितना सही किया है वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा, ये पूरा सीरीज आपको कैसा लगा, इसके बारे में प्लीज़ हमें कमेंट कर बताइए अपने नाम अपने ज़िला के साथ। मुझे अच्छा लगेगा जान करके कि आप लोगों ने इसके ऊपर रिव्यू किया है।